हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एडू पाठशाला। भारतीय एक्सा कह रहा है कि हम आपको दे रहे हैं एक ऐसा प्लान जिसमें आपको रेगुलर इनकम के साथ साथ मैच्योरिटी पे लमसम अमाउंट भी मिलता है। मुझे कॉल आया एक कस्टमर केयर से और उन्होंने बोला कि वो भारतीय एक्सा के बिहाफ पे बात कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये गारंटीड सेविंग्स प्लान के बारे में बताने को ऑफ़र किया, जो कि 8.5% से 9.5% का रिटर्न दे रहा था। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि कोई भी गारंटीड सेविंग प्लान अगर इतने परसेंट रिटर्न दे रहा है, वो भी आज के टाइम में, तो आई एम ऑल ईयर्स। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा उस प्लान के बारे में जानते हैं। उनसे कॉल रखने के बाद मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे थॉट्स क्या हैं और क्या 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 कहती है हमारी कैलकुलेशंस इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। टू वॉच अवर लेटेस्ट वीडियोस क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए कुछ नया सीखें। पहले पढ़ते हैं हम इसके ब्रोशर को कि आखिर अपने ब्रोशर में भारतीय एक्सा क्या क्लेम करता है और क्या हमें एडवाइस करता है। एज अ लेमैन, मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन एज अ लेमैन मैं इनके साइट पे गया तो मैंने उनके साइट से ब्रोशर डाउनलोड किया। उसका लिंक भी मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से पढ़ने पे जो ब्रोशर का फर्स्ट पेज है वो कहता है कि offers guaranteed payout of 8.5% to 9.5% of sum assured on maturity from end of policy term and 100% sum assured at maturity। तो हम अभी देखेंगे इसका मतलब क्या है और क्या ट्रांसलेट होते हैं। मैक्सिमम एज एंट्री इज़ 65। तो जो मुझे फ़ोन पे बताया था कि 6 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक आप इस प्लान को ले सकते हैं। और अगर नेक्स्ट पेज पे मैंने इसे पढ़ना शुरू किया कि क्या इसके प्रॉज और कॉन्स हैं और क्या इफ्स और बट्स हैं, तो ये कहता है कि इट प्रोवाइड्स गारंटेड रेगुलर रिटर्न आफ्टर द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। तो आपका पैसा जो है वो बेसिकली ये इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स में नहीं जाता है, आपको गारंटेड रिटर्न प्रोवाइड की जाती हैं। ये लिख के दिया जाएगा आपको कि इस पॉलिसी के थ्रू आपको कितना रिटर्न आ रहा है और एक एग्जांपल भी कवर किया गया है जिसको हम एनालाइज करेंगे। तो दो तरीके की पेमेंट होंगी, ईयरली आपको पेमेंट मिलेगी और एक आपको लंप सम एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड पेमेंट मिलेगी। इस प्लान में पॉलिसी टर्म 5, 7, 12 ईयर्स के हैं। हम 12 ईयर्स को एनालाइज करेंगे, यही मुझे वो बेच रहे थे। मैंने कहा उसका एग्जांपल भी लिया और उसी को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। टिपिकली ये एक इंश्योरेंस कवर है, तो इसको प्योरली इन्वेस्टमेंट के पर्पस से नहीं देखना चाहिए। तो बिकॉज आपके पास एक इंश्योरेंस भी आपको मिलता है। वो इंश्योरेंस कितना है, वो बेसिक लाइफ इंश्योरेंस भी थोड़ा सा मुझे समझने में थोड़ा अटपटा लगा। देखेंगे कि क्या मैं इसको सही समझ पाया हूँ कि नहीं। मैंने अपनी कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है, बट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दे रहा है। कह रहा है कि हायर ऑफ सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, 11 टाइम्स ऑफ बेस्ड एनालाइज प्रीमियम और 105% ऑफ प्रीमियम पेड अंटिल डेट ऑफ डेथ। तो मतलब इसमें हर टाइम आपको कैलकुलेट करके रखना है कि एक्चुअली मेरे पास इंश्योरेंस कवर है क्या। आपको ये नहीं मिलता कि आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम अगर दे रहे हो तो आपको 1 करोड़ का कवर मिला है। वो आपको जो ये फार्मूला लगा रखा है उस फार्मूले की मदद से आपको गैस करना पड़ेगा, या मतलब आपको क्लैरिटी में उसी हिसाब से मिलेगी कि आपको एक्चुअली में इंश्योरेंस कवर है क्या। उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? मैच्योरिटी बेनिफिट गारंटीड पे आउट, जो हमने 2-3 बार अभी बात करी। मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको अमाउंट मिलेगा और जो सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड जो आपका लाइफ कवर का जो सम एश्योर होगा, वो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ 20th ईयर आपको मिलेगा। अब यहाँ जानने की बात यह है कि आपकी पॉलिसी टर्म जो है वो आप 12 ईयर्स तक के केस में आप 12 साल तक प्रीमियम देंगे और 12 साल प्रीमियम देने के बाद आपको 13th ईयर ऑनवर्ड्स आपको उसके पे आउट्स मिलेंगे और एट द एंड ऑफ 20th ईयर आपको जो सम एश्योर्ड था मैच्योरिटी का वो मिलेगा। जब हम एग्जाम्पल पे जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो शायद उससे ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे बताया गया है कि डिपेंडिंग अपॉन कितना प्रीमियम टर्म है और कितना पॉलिसी टर्म है, उसके हिसाब से आपका मैच्योरिटी बेनिफिट 8.5% से लेकर 9.5% के बीच में वेरी करेगा। यहाँ भी हम अपने एग्जाम्पल के लिए 9.5% जो मैक्सिमम रिटर्न है उसको लेके चलते हैं और इतनी कोशिश करेंगे कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या आ रहा है। जो क्लेम 9.5% है, उसको अगर हम पर ईयर ट्रांसलेट करें तो हमारा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ता है हमें।
हाउ डज दिस प्रोडक्ट वर्क हमने जस्ट कवर किया। पॉलिसी की टर्म तक आप पॉलिसी के सिर्फ अमाउंट पे कर रहे हैं, और जब आपका ये पॉलिसी टर्म ख़त्म हो जाएगा तो मैच्योरिटी पीरियड जो कि अराउंड 8 ईयर्स लंबा है उसमें आपको पेमेंट्स मिलेंगी। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है? बेसिस आपकी एज क्या है, बेसिस आप कौन मंथली लेते हैं, क्वार्टर लेते हैं या ईयरली लेते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम कैलकुलेट होगा। सरेंडर वैल्यू इसकी क्या है पॉलिसी की, उसके बारे में भी फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने कि आप कौन से ईयर में सरेंडर करते हैं तो आपको कितना % मिलेगा, ये भी हम अपनी कैलकुलेशंस में कवर करेंगे। और इसके साथ में आपको और भी राइडर्स अवेलेबल हैं। अगर आप ओवर एंड अबव अपनी इंश्योरेंस कवर कुछ राइडर लेना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप वो चीज़ें भी ले सकते हैं। तो मोहन इज 35 years old. He is married and has 1-year-old daughter. He is concerned about expenses, looking for guaranteed benefit product. तो मोहन purchases Bharti AXA Life Advantage Plan and invests 1 lakh as annualized premium. He chooses a policy term of 12 years and a premium paying term of 12 years. तो हमने खोल लिया है अपनी एक्सेल शीट और हमने वहाँ लिख दिया है मोहन के बारे में कि मोहन ले रहा है भारती एक्सा का एलाइट एडवांटेज प्लान। प्रीमियम टर्म उसकी है 12 ईयर्स की और हर महीने वो दे रहा है 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम। एज्यूमिंग दैट मोहन इज इन गुड हेल्थ, हिज सम एश्योर्ड एज पर हिज एज इज दिस मच। तो हमने 1187648 इसका मैच्योरिटी सम एश्योर्ड कवर कर लिया है। लाइफ इंश्योर्ड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, ये जो कि पेड एट द एंड ऑफ 20th ईयर होगा, यानी कि 20 साल ख़त्म होने के बाद। मोहन 35 साल का है, यानी कि 55 साल का जब हो जाएगा उसके बाद उसको ये अमाउंट मिलेगा। एनुअलाइज्ड प्रीमियम एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स हमने 1 लाख रुपए कर लिया। इस पर टैक्स नहीं लगाया है, 4-4.5% का जो या 2.5% का टैक्स लगता है, हम भी उसे नहीं लगा रहे हैं। उसको लगा के तो कहानी कुछ और ही आएगी। Guaranteed payout 9.5%. This is paid annually and guaranteed payout and end of 12th policy year until end of 19th policy year. तो हमने अपनी एक्सेल शीट में भी यही कर लिया है कि इसको 13th ईयर ऑनवर्ड्स 20th ईयर तक हमने जो अमाउंट लिखा था वो डाल दिया है, और मैच्योरिटी के ऊपर हमने इसको जो सम एश्योर्ड था वो भी दे दिया है। तो ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली में कैलकुलेशन बैठ क्या रही है। तो क्यूमुलेटिव प्रीमियम अगर देखें कि इसने टोटल प्रीमियम 12 साल में कितने दिया, तो उसने टोटल ऑफ कोर्स 12 लाख रुपए दिया। ईयरली पे आउट इसको होने स्टार्ट हुए 13 ईयर ऑनवर्ड, और क्यूमुलेटिव पेमेंट इसको टोटल पैसा जो इस फॉर्म में मिला वो कितना मिला, 9,02,612 रुपीज़। तो हमने अमाउंट फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में 1 लाख रुपए हमने डाले। इंटरेस्ट हमने लिया 9.5% इंटरेस्ट। हम मानते हैं कि चलो अगर शुरू से 9.5% मिलता पहले से, तो कंपाउंडिंग के थ्रू, जो कि अगर आप ये 1 लाख रुपए किसी बैंक में डालते 9.5% से, तो आपको क्या अमाउंट मिलता। तो आपको इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 9,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता, और उस ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास अमाउंट होता 1,09,500। सेकेंड ईयर में जब आप 1 लाख का प्रीमियम देते तो एक्चुअली में आपका अमाउंट इन्वेस्ट होता 1,09,500 प्लस जो आपने प्रीमियम दिया 1 लाख। तो जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये पैसा किसी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं जहाँ पे आपका 9.5% का रेट ऑफ रिटर्न है, तो आपका अमाउंट हो जाता 2,09,500, और इस पे इंटरेस्ट मिलता ये, और अमाउंट सेकेंड ईयर के एंड में ये हो जाता। हम ये चलते चलते 12 ईयर तक आ गए, जब तक आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे और आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे और आपका अमाउंट कंपाउंड हो रहा है, तो आपके पास 22,72,363 रुपीज़ बन जाने चाहिए। ये आपका अमाउंट है अगर आप इसको किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में डालते हैं जहां 9.5% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अब बात करते हैं हम इसकी कि आपको इसके बाद पे आउट्स मिलने शुरू हुए। तो जब आपको पे आउट मिला तो ऑफ कोर्स जो आपका अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ ईयर है वो कम होना शुरू हो गया, तो उसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिफ़र करना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके हिसाब से आपका जो अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम इस पूरी चीज़ को लगाते हैं तो एट द एंड ऑफ 20th ईयर, यानी कि जब मुझे सारे के सारे ईयरली पे आउट्स मिल चुके हैं, तब भी मेरे पास
33 लाख रुपीस बचने चाहिए। ये सब पे आउट होने के बाद भी आपके पास इतना पैसा बचना चाहिए था। उसमें से जब आपको आपका मैच्योरिटी सम अश्योर्ड अमाउंट मिल गया, जो कि 11,87,648 था, तब भी आपके पास 21,21,594 21 लाख रुपीस अप्रॉक्सीमेटली आपके पास होने चाहिए थे, ऐसा कैलकुलेशन बोलती है। तो ऐसा तो हुआ नहीं, हमारे पास तो इसके बाद बचा एट द एंड ऑफ 21st ईयर, जब आपको एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ 21st ईयर जब आपको ये पैसा मिल गया तो आपके पास ज़ीरो बचा। तो जब मेरे पास ज़ीरो बचा तो एक्चुअली में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 9.5 तो था नहीं, जो कि इन्होंने बोला कि आपको वो मैच्योरिटी पे मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ कि एक्चुअली में अगर ये अमाउंट मैंने इतना इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर ये रिटर्न मिल रही हैं, तो मुझे एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा क्या। तो यहाँ हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक्सेल में सिर्फ डेटा पे जाना है और वहाँ पे आपको व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक पे लगाना है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये अमाउंट तो एक्चुअली में वैल्यू हो गया है ज़ीरो और हमें निकालना है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम यहाँ ये वैल्यू डालेंगे और करेंगे ओके, और यहाँ हमारे पास आता है 4.48%। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको किसी ऐसी जगह पे पैसा डालते, ये 1-1 लाख रुपया 12 साल तक, जहां आपको सिर्फ 4.48% रिटर्न मिल रहा है, तो अफेक्टिवली ये पे आउट्स रह सकते थे आपके ईयरली और एट द एंड आपको ये पैसा मिल सकता था। अब देखते हैं कि जो इंश्योरेंस प्लान्स जब बेचे जाते हैं तो उसके साथ ये भी कहा जाता है कि आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है, आपको 80C का टैक्स बेनिफिट है, आप इसके ऊपर सेविंग्स कर सकते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर सेविंग्स ले रहे हैं, आप उसके ऊपर 10% का 20% या 30% आपकी टैक्स सेविंग हो रही है, तो ये आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ता है उसकी भी हमने कुछ कैलकुलेशंस करी हैं। सबसे पहले 10% टैक्स के ब्रैकेट को देखते हैं। अगर हम 10% टैक्स रेट के ब्रैकेट को देखते हैं तो अफेक्टिवली हम कह रहे हैं कि 1 लाख के प्रीमियम के ऊपर आपके पास 10,400 की सेविंग हो रही है। यहाँ पे 10% आपकी स्लैब है और 4% उसके ऊपर जो सेस लगता है, तो आपको 10,400 रुपीज़ बच रहे हैं। इसको हम मान के चलेंगे कि आप ये अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से बैंक के किसी एफडी के अंदर या किसी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां आपको 7.5% का नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रही है। तो आपने जो अमाउंट टोटल यहाँ पे आपका टैक्स का सेव किया, वो टोटल आपने 1,24,800 आपने सेव किया, और अगर आप उसको 7.5% से इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपके पास ये अमाउंट एट द एंड ऑफ 20th ईयर बनेगा 3,67,356। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एट द एंड ऑफ 20th ईयर आपको ये सारे ईयरली पे आउट्स भी मिले और ये मैच्योरिटी पे आउट मिला और ये अमाउंट आपके पास बचा, तो आपका अब अफेक्टिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमने 9.5% एज्यूम किया था, वो एक्चुअल में क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस यहाँ पे जाएंगे, फिर डेटा के अंदर हम व्हाट इफ एनालिसिस करेंगे, गोल सीक करेंगे और इस बार इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे 367,536, और वैल्यू जो हमने परसेंटेज की चेंज करनी है वो करनी है ये सेल, करेंगे ओके। तो हमें यहाँ पता लगता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअल में है 5.68%। अब हम दूसरा केस लेते हैं 20% टैक्स में। सिमिलर कैलकुलेशंस करी है मैंने 20% टैक्स में, जहां आप 20.8% आप बचा रहे हैं और उसको 7.5% से लगा रहे हैं। इस केस में आपके पास एट द एंड अमाउंट बनता है 7,34,712। आप देख सकते हैं कि हाउ कंपाउंडिंग इंक्रीजेज मनी। आपके 10% में बन रहे थे 3,67,000 और यहाँ बन गया है अमाउंट 7,34,000, सिर्फ आपके 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बचाने से पर ईयर। अब उससे आपका एक्चुअली में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बना, तो हम वापस इस फॉर्मूले पे जाएंगे और करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस 734,712 और चेंज करेंगे हम सेल B2 की वैल्यू, और हम देखते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है 6.68%। तो अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में जाते हैं और हम यही फार्मूला लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू आती है
पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 7.55%। तो हमने देखा कि अगर डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टैक्स ब्रैकेट ग्रुप में हो, उस हिसाब से आपको इफेक्ट इसका ज़्यादा पड़ेगा। जो 30% टैक्स ग्रुप में आएंगे उनके पास जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हायर है एज अपोज टू जो 10% ब्रैकेट में आते हैं। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी टैक्स सेविंग नहीं हो रही है, 0% आपकी टैक्स सेविंग है, तो आपका जो अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अफेक्टिव रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ 4.48% की है। अब जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हम बात करते हैं इसकी डेथ बेनिफिट की, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि फार्मूला लगा रखा है, उस फार्मूले से देखना पड़ेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे गारंटीड सरेंडर वैल्यू की। तो अगर हम बात करें डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट के लिए इन्होंने फार्मूला लगा रखा है, हमें दे रखा है कि गेट हायर ऑफ सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी बताया हुआ था हमें कि 11,87648 है, और 11 टाइम्स बेस एनुअलाइज प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपीज़ का माना था हमने यहाँ पे, तो 11 टाइम्स 11 लाख रुपीज़ है, और 105% ऑफ द प्रीमियम पेड अंटिल द डेट ऑफ डेथ। जब तक डेथ नहीं हो जाती उस तक जितना आपने प्रीमियम पे किया है उसका 105%। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो हमने इसके इन तीनों वैल्यूज़ को लिखा और ओवर द ईयर्स हमने फार्मूला लगाया, और उसके बाद देखा इन तीनों का मैक्स क्या आता है, जो हमारे पास आया। तो पहले 12 ईयर्स तक तो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी रहेगी कांस्टेंट। तो जो फर्स्ट 11 टू 12 ईयर्स जो है, तब तक आपकी वैल्यू, आपको जो सम एश्योर्ड मिलेगा वो मिलेगा 11,87648। लेकिन उसके बाद से आपका जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो आपका बढ़ना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, ऐसा कैलकुलेशन मेरे कह रही है कि आपका कवर इंक्रीज होता जाएगा। अब इसको देखने के 2-3 तरीके हैं। अब अगर आप जो आपको पे आउट मिल रहे हैं, अगर आपने ऑलरेडी उसको अपने रिटर्न में कंसिडर कर लिया है, तो ऑफ कोर्स इसको आप नहीं मान सकते हैं कि ये आपका सम कवर्ड है डेथ बेनिफिट के लिए। लेकिन अगर आपने उसको वहाँ कवर नहीं किया है तो आप मान सकते हैं कि आपका साल दर साल आपका डेथ बेनिफिट बढ़ रहा है। तो अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ रहती है, वो रहती है उसकी सरेंडर वैल्यू। कि अगर आपको किसी रीज़न से आप इसका प्रीमियम नहीं दे पाए, या आपको अगर ये क्लोज़ करना है, तो आपका गारंटीड सरेंडर वैल्यू क्या रहेगी, कितना पैसा आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो यूजुअली इसके अंदर 2 चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस कंपनी देती है। एक तो देती है गारंटीड सरेंडर वैल्यू कि जितना आपको मिनिमम वो पैसा देंगे, और दूसरा उसके साथ रहता है एक्स्ट्रा सरेंडर वैल्यू, स्पेशल सरेंडर वैल्यू। तो वो केस बाय केस बेसिस पे होता है, उसके अपने फॉर्मूले होते हैं। यूजुअली वो बोनसेस ऐड करते हैं आफ्टर एवरी ईयर टू गिव यू दो सरेंडर वैल्यूज़। लेकिन जो हमें डे 1 पे पता है कि इतना तो मुझे मिलेगा, वो उन्होंने टेबल दे रखा है, वो टेबल यहाँ पे दे रखा है, और इस टेबल के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी है कि ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 ऐसे करके ईयर 12 तक अगर आप इसको सरेंडर करते हैं तो ये आपको वैल्यू मिलती है 30%, 35% ऑफ योर प्रीमियम्स पेड। तो आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जहां अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ी तो बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि आपको रिटर्न उसका अच्छा नहीं मिलेगा, वेरी वेरी पुअर रिटर्न्स। और इसीलिए लोग लंबी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके उसमें फंस जाते हैं, बिकॉज तोड़ने पे कुछ रिटर्न तो ज़्यादा है नहीं है। तो मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। डू नॉट गो इनटू द प्रोडक्ट ब्लाइंडली बिकॉज इट इज़ गिविंग यू एश्योर्ड सेविंग। ऑफ कोर्स हमने देखा कि अगर आपको हायर टैक्स बेनिफिट मिलता है तो आपको उसके अंदर फ़ायदा हो सकता है, रिटर्न भी अच्छे हैं और कवरेज भी अच्छा आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्योरली इसको रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बार कंसिडर करिए कि क्या ये एक सही व्हीकल है आपके अमाउंट को इंक्रीज़ करने का। आई होप इससे आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी कि अगर हम 10-15 मिनट लगा के कुछ कैलकुलेशंस करें तो हमें आइडिया लगता है कि क्या ये एक सही इन्वेस्टमेंट का तरीका हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।